हेलो बच्चों, ये जो हम लोग टॉपिक अभी पढ़ेंगे ये 11th का टॉपिक है और नीट के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। जैसे ही आप एनसीईआरटी की किताब को निकालेंगे ये पहला चैप्टर है और लिखा होगा लिविंग वर्ल्ड। इस पहले चैप्टर से प्रोबेबली हर साल एक क्वेश्चंस मेडिकल में आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया कि प्लांट का बायोलॉजिकल नेम पूछा गया था, जो इसी चैप्टर का पार्ट है। तो पहले चैप्टर में हम लोग इस पहले चैप्टर को हम लोगों को पढ़ने में करीब छोटे छोटे हम लोगों को क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें लेना। तो ये 40 मिनट्स 35 से 40 मिनट्स का एक एक क्लास होगा और बहुत बारीकी से इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि एक बार पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद आपके क्वेश्चंस मेडिकल में नीट में नहीं छूटेंगे। यहाँ पे दो बात बता दें हम लोग, ये 11th का पोर्शन है ना। 11th का पोर्शन 12th के बोर्ड में, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में नहीं आता है। तो 12th का पोर्शन बोर्ड में नहीं आता, ये पहली बात हो गई। तो इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आप मेडिकल का एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं, आप भी इसको देख लीजिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है जो हम लोग लाइफ की बात कर रहे हैं। तो पहला ये हो गया कि हमारे पूरे इस संसार में, पूरे वर्ल्ड में देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। अगर हम पानी में चले जाएं तो एक्वा, हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे कुछ नाम बोलेंगे तो उसको हम लोग लिखते भी चले जाएंगे। अगर हम पानी में चले जाएं तो ऐसे वहाँ पे मिलने वाले लाइफ को एक्वेटिक लाइफ कह देंगे। तो उसी तरह से अगर हम लोग लैंड एरिया में घूम रहे हैं और यहाँ पे मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल की बात करते हैं तो हम लोग टेरिस्टेरियल कह देते हैं, टेरिस्टेरियल, है ना। तो ये लाइफ का अलग अलग जगह कहाँ पे ये पाया जाता है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, अलग अलग जगह में। जैसे अगर हम लोग माउंटेन में चले गए, कोल्ड माउंटेन जहाँ बर्फ़ जमी हुई है, एंटार्क्टिका में चले गए, है ना। अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग जम्मू कश्मीर में बहुत ऊपर जहाँ पहाड़ में बर्फ़ जमी रहती है, ऐसे जगह पे चले गए तो वहाँ भी एक लाइफ तुमको मिलेगी, वहाँ भी कुछ प्लांट्स मिलेंगे। और पोलर एरिया में पोलर बियर मिल जाएगा, पोलर बियर मिल जाएगा जो कि बर्फ़ में पाया जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हम लोग दे रहे हैं ना, ये क्या बता रहा है कि लाइफ सभी जगह पे है नहीं। उसी तरह से जब हम एयर में घूम रहे होते हैं, हवा में होते हैं, तो चिड़ियाँ हमको मिल जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर देयर। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोग बात करें तो कहते हैं कुछ एनिमल पानी में भी मिल जाते हैं और वो लैंड एरिया में भी मिल जाते हैं। ऐसे एनिमल को हम लोग टेरिस्टेरियल एनिमल कहते हैं, है ना। नहीं, टेरिस्टेरियल अब नहीं बोलेंगे क्योंकि अब दोनों जगह पाए जाते हैं, इसीलिए उनको एम्फीबियंस कहते हैं, है ना। ये सब वर्ड्स तुमको भी आएंगे। अभी आप लोग के लिए 11th की शुरुआत है, 11th का ये पहला टॉपिक है। लेकिन जो बच्चे 11th 12th करके नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। कभी कभी 1 क्वेश्चन तो श्योर है, 4 नंबर का ये तो श्योर है, लेकिन इसके अलावे भी कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चन हो गए तो छोटे से टॉपिक से यू आर गोइंग टू हैव 8 मार्क्स। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें। मेरा नाम आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, माई सेल्फ महेश श्रीवास्तव सर, आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश। आई एम टीचिंग द नीट स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। और मेरे बच्चे स्टूडेंट्स अभी बहुत अच्छे जगह पे डॉक्टर्स भी हैं, कई डॉक्टर्स हैं 10 साल 15 साल से प्रैक्टिस करते हुए। और कोई ऐसा इंडिया का मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पे कि हमारे स्टूडेंट नहीं होते हैं, है ना। उसका रीज़न ये रहा कि इस स्पैन में जो मेरा पढ़ाने का पीरियड था, मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिला, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिला। और जहाँ भी पढ़ाए वहाँ के बहुत से बच्चे मेडिकल में हैं, तो वेरियस इंस्टीट्यूशंस में मुझे पढ़ाने का मौका मिला और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे आज डॉक्टर्स हैं। तो ये प्रिविलेज की बात होती है और खुशी की बात होती है। अब जो क्लासेस आप लोगों को मिल रहा है ये भी आपको मेडिकल में जाने की पूरी तरह से हेल्प करेगा और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको अच्छे से समझना है।
तो सबसे पहला हम लोग ये शुरू किए कि लिविंग वर्ल्ड, हमने बाएं तरफ लिखा नीट एंड 11th, ये मेरा पहला क्लास होगा लिविंग वर्ल्ड का, इसीलिए क्लास 1 कर दिए। सिस्टमेटिक हम लोग उसको अरेंज करते जा रहे हैं ताकि जब आप अपने बॉक्स को ढूंढें, यूट्यूब पे क्लास देखें तो आपको टॉपिक समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग अब क्या कहेंगे, पूरे इस दुनिया में लाइफ फॉर्म का वेरियस फॉर्म मिल सकता है। जैसे हमने कहा एयर में आपको बर्ड्स मिल सकते हैं, पानी में एक्वेटिक एनिमल्स मिल सकते हैं, डेजर्ट एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ भी कुछ एनिमल मिलेंगे और कुछ प्लांट मिलेंगे, डेजर्ट एरिया में भी प्लांट मिल जाएंगे। तो क्या हम लोग पहला लाइन नहीं कह सकते हैं, देयर इज ए वास्ट रेंज, है ना, ऑफ लाइफ फॉर्म। तो लाइफ का फॉर्म जो है इसका बहुत बड़ा रेंज है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिए, इस पूरे प्लानेट में हम लोग कहते हैं बहुत सी चीज़ें वंडरफुल और अमेजिंग हैं। अभी एनसीईआरटी के पहले पेज के कुछ वर्ड्स को ही हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। ये एक्सप्लेनेशन जो होता है इनमें से कुछ चीज़ें आपके जानकारी में पहले से होंगी और कुछ चीज़ें आपको आज पहली बार मालूम होंगी। तो ये जो प्लानेट है, दिस इज़ अ वंडरफुल प्लानेट एंड अमेजिंग प्लानेट, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम लोग देखते हैं ना, वी गॉट सरप्राइज, हमें सरप्राइज हो जाता है, अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें हमें सरप्राइज करती हैं, अमेज करती हैं, इनको सरप्राइजिंग कहते हैं। लिविंग फॉर्म कैसे होते हैं, इनडेफिनिट फॉर्म हमारे पास हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इनफाइनाइट, लाखों की संख्या में हैं, और इनके स्पीसीज की अगर बात करें तो देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। इतने मिलियन स्पीसीज अभी हमारे पास हमारे हैं, मतलब हमें इतने सारे मिलियन स्पीसीज की जानकारी है ना। तो 1.7 मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज की हमको टेक्निकल जानकारी है। हमें उस सारे प्लांट्स का नाम मालूम है, एनिमल्स का नाम मालूम है, इनका क्लासिफिकेशन मालूम है, ये इनके कैरेक्टर्स मालूम है, इनको किस फैमिली में रखा गया ये भी मालूम है। मतलब इतने के बारे में बायोलॉजिकली नोन प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग यहाँ पे लिखे 1.7 to 1.8 मिलियन। ये एनसीईआरटी का डाटा आपको याद रखना, वॉट एवर डाटा इज गिवन इन एनसीईआरटी, जब भी मेडिकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कितने भी डिफरेंस आपको मिल जाए दूसरे बुक से, आपका आंसर क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होना है। मतलब एनसीईआरटी में जो आंसर है, जो टेक्निकल वर्ड्स दिए हुए हैं या जो डाटा है, दैट विल बी योर आंसर फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉर नीट एग्जामिनेशन। अब हम लोग आएंगे और नीट के बारे में फिर थोड़ी थोड़ी बात बताते चलेंगे कि नीट का एग्जामिनेशन क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कवर अप हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि नीट में एम्स जैसे एग्जामिनेशन को भी अब जोड़ दिया गया है। तो अब नीट में एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो हम लोगों ने अपनाया है, पिछले 25 साल के क्वेश्चंस को हम लोगों ने अपने कंटेंट में डाला। कंटेंट में इसलिए डाला, मतलब जो सिलेबस पहले के थे उनको भी हम लोगों ने टच किया, ताकि सिलेबस में डेविएशन भी हो तो आपके क्वेश्चंस छूटे नहीं। और इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा। हमको पहले का हमारा अगर एनसीईआरटी का सिलेबस, थोड़ी टेक्निकल बातें बताना ज़रूरी है, यहाँ तक है, यह हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो हमको इस काम के लिए बस इतना ही सा ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद हम लोग कंफर्म हो जा रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें आएंगी वो हम लोग बना लेंगे। तो हम इतनी दूर तो हम दौड़ेंगे ही। तो जब इतनी दूर हम दौड़ जाएंगे तो थोड़ी दूर और दौड़ जाएंगे तो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस होने की संभावना रख रहे हैं ना, वो भी कवर अप हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और इसीलिए हम लोग अपने सिलेबस को इसी हिसाब से अरेंज किए हैं और इसी हिसाब से मेरे क्लासेस आ रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इनफाइनाइट, तो हम लोग कह सकते हैं नंबर की बात करेंगे तो ये मिलियंस में नहीं होगा, ये तो फिर करोड़्स में होंगे। लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे तो कहेंगे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन सो फार, अभी तक जो हमको जानकारी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाओ, देयर हैबिट्स, हैबिटाट्स, बिहेवियर आर डिफरेंट। जितने भी प्लांट और एनिमल है ना, इनका हैबिट अलग है, इनका हैबिटाट अलग है और इनका बिहेवियर भी डिफरेंट है। तो ये भाई पहला प्रश्न आ गया है हैबिटाट।
ये पहला प्रश्न आया। हम क्या इसको इसी तरह से रट लें? नहीं, हम लोग अब एक एक वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। हैबिटाट मतलब होता है द प्लेस वेयर यू आर रिसाइडिंग, द प्लेस ऑफ अबोर्ड। जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह को हैबिटाट कहते हैं। हम लैंड एरिया में रहते हैं, मेरा हैबिटाट टेरेस्ट्रियल है। मछलियाँ पानी में रहती हैं, देयर हैबिटाट इज एक्वेटिक, है ना। और चिड़िया हवा में रहती हैं, दे आर एरियल इन नेचर। तो हैबिटाट इज व्हाट? हैबिटाट इज अ प्लेस ऑफ अबोर्ड। जिस जगह पे आप रहते हैं उस एरिया के नाम पे हैबिटाट नाम दे दिया गया। तो पहला वर्ड किया, क्लियर हो गया आपको। दूसरा वर्ड है हैबिट इज नेचर। हैबिट क्या होता है? हम लोग इसको नेचर कहते हैं। जैसे हम प्लांट की जब बात करते हैं तो कहते हैं हैबिट आर प्लांट में बी हर्ब, श्रब और ट्री। एक हम लोग हैबिट के बारे में बता रहे हैं, श्रब और ट्री। अब देखो हैबिट हो गया, प्लांट में ट्री होगा, मैंगो ट्री बहुत बड़ा ऊंचा सा लंबा सा प्लांट हो गया, ये ट्री हो गया। श्रब हो गया नींबू का पेड़ जहाँ ब्रांचिंग ग्राउंड लेवल से निकल रही होती है। हर्ब हो गया घास, है ना, ग्रासेस हो गया जो बहुत छोटे छोटे और कोमल होंगे जिनमें ऊड नहीं पाया जाएगा। तो दीज आर व्हाट? नेचर इज व्हाट? हैबिट्स, है ना। तो एक वर्ड ये जान के बिहेवियर हम लोग जानते हैं। दो एनिमल के बारे में देखो और बिहेवियर समझ लो। एक शेर के पास जाएंगे, ये कार्निवोरस इन बिहेवियर है, ये किसी भी चीज को खा जाएगा, मार देगा, ठीक। लेकिन किसी भी जानवर को मारेगा तो कार्निवोरस हो गया। लेकिन एक गाय के पास जाएंगे तो वो घास ही खाएगी, भले ही वो किसी को सींग से मार दे, लेकिन वो मार के खाने को नहीं जाएगी, वो अपने को बचाने के लिए किसी को क्या कर सकती है? हिट कर सकती है। इसी तरह से एक अगर हम बकरी की बात करें, गोट की बात करें, ये भी वही काम करेगी, दे आर हर्बीवोर्स। तो ये इसका बिहेवियर है। तो बिहेवियर मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, इनफाइनाइट डिफरेंट टाइप के हैबिट्स मिल सकते हैं, हैबिटाट मिल सकते हैं। अब एक एक हैबिटाट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि हैबिटाट में भी कोल्ड माउंटेन, है ना, बर्फीला पहाड़। जम्मू कश्मीर में अगर आप गुलमर्ग चले जाएंगे, है ना, या हम लोग कह सकते हैं कि आप लद्दाख चले गए, लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में चले गए तो वहाँ पे सालों भर बर्फ जमी रहती है। ऐसे जगह पे जहाँ पे सालों भर बर्फ जमी होती है वो कोल्ड माउंटेन होता है ना। और जाड़े में भी और गर्मी में भी आपको वहाँ ठंडा लगता है, इसीलिए गर्मी में ऐसे जगहों को हिल स्टेशन भी कहते हैं और हम लोग प्रीफर भी करते हैं, वहाँ घूमते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पे मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, देयर हैबिटाट इज कोल्ड माउंटेन, दे आर अडेप्टेड, वो वहाँ पे रहने के लिए अपने को अडेप्ट कर चुके हैं। हम लोग जाते हैं बहुत ठंड में, है ना, तो हमें बहुत ठंडा लगता है तो हम लोग गर्मी जाड़े में क्या करते हैं? कोट पहन लेते हैं, मफलर लगा लेते हैं। ये हम अपने को वहाँ के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन नेचर भी अपने आप को अडेप्ट करता है, वहाँ पे मिलने वाले प्लांट और एनिमल भी परमानेंटली अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। तो जो भी जगह होती है उसके अनुसार प्लांट और एनिमल अडेप्टेशन कर लेता है। जैसे कैमल, हम लोग ऊँट के बारे में जानते हैं, ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। डेजर्ट एरिया में बहुत गर्मी पाई जाती है। गर्मी से बचने के लिए इसके पैर के नीचे पैड होता है, जो बालू गर्म होने के बावजूद भी इसका हीटिंग इम्पैक्ट इसके पैर के बॉडी के अंदर नहीं आता है। और एक बार में इसका पानी का, चूंकि डेजर्ट एरिया में पानी बहुत कम मिलता है, तो इसके हम्प में, पीठ के ऊपर जो ऐसे दिखता है, इसको हम्प कहते हैं। इसमें जब ये पानी पीता है तो वो वाटर स्टोरेज ऑर्गेन उसका है, जहाँ पे 50 से 60 लीटर पानी ये एक बार में फिलअप कर लेता है, भर लेता है। अब इसमें पानी आ गया और ये 5 से 7 दिनों तक, 10-10 दिनों तक बिना पानी के घूमता रहता है। तो दिस इज ए अडेप्टेशन। तो वो हॉट डेजर्ट एरिया का मिलने वाला, ये क्या हो गया? हॉट डेजर्ट एरिया में मिलने वाला एनिमल्स हो गया। नहीं, ऐसे ही वहाँ पे कुछ प्लांट्स भी पाए जाएंगे, जिन प्लांट्स को हम लोग डेजर्ट एरिया का प्लांट या ज़ीरोफाइटिक प्लांट कह देंगे। तो ज़ीरोफाइटिक प्लांट ये कैसे प्लांट होंगे? ये वैसे प्लांट्स होंगे जो पानी की कमी में ग्रो करते हैं और अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। कैसे अडेप्ट करते हैं जरा ये देखना। इनमें रूट बहुत नीचे तक पेनिट्रेट कर जाता है
और दूर दूर तक जाता है ताकि दूर दूर तक मिलने वाले सॉइल में वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। इसके पत्ते कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखते होंगे घर में कैक्टस लगाते हैं हम लोग, है ना, कैक्टस में ऐसे ऐसे कांटा लगा रहता है, ये कैक्टस का वैरायटी यूज हो गया। तो ये जो कांटा निकला हुआ है ये बेसिकली स्पाइन है। बेसिकली क्या है, ये स्पाइन है। तो लीफ आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन ताकि लीफ के सरफेस से ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाए, बहुत तेजी में ट्रांसपिरेशन नहीं हो, इससे बचने के लिए ये एक फिनोमेनन है। तो ये जो फिनोमेनन हम लोग देख रहे हैं ये एक तरह का अडेप्टेशन है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट कह देते हैं। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग, जीरोफाइटिक प्लांट कह देते हैं। तो दीज प्लांट्स आर नोन एज जीरोफाइटिक प्लांट्स। ये क्या हो गया, ये अडेप्टेशन हो गया। इसी तरह से हॉट स्प्रिंग की बात करते हैं। देखो इसके बारे में तुम लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव चीज अभी बताने जा रहे हैं। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग देखो बेसिकली क्या है, इसको समझ लो। हॉट स्प्रिंग गर्म पानी का झरना है ना, गर्म पानी का कुंड है। कुछ पहाड़ में कुछ एरिया है, जैसे बिहार में एक एरिया है जिसका नाम है राजगीर, है ना। यहाँ पे अगर तुम लोग जाओगे तो हम बताते हैं यहाँ पे क्या होता है। हॉट हम लोग अभी स्प्रिंग बता रहे हैं। ये पूरा हिली एरिया है जो कहता है राजगीर की पहाड़ियाँ, है ना। यहाँ पे जब जाते हैं तो कुछ एरिया है जो टूरिस्ट एरिया में डेवलप हो गया है। कैसे, तो वहाँ पे एक खास एरिया है जहाँ पे कई मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पे लोग आते हैं। और स्पेशली साल के एक मंथ में 14 दिसंबर से लेके 14 जनवरी में एक महीने तक लोग यहाँ पे आते हैं। और वहाँ पे गर्म पानी का नेचुरल कुंड है, गर्म पानी का, हॉट वाटर का कुंड है। मतलब तुम जब वहाँ पहुँचोगे तो पानी तुमको नीचे से दिखाई देगा आ रहा है और साइड से कहीं से गिर रहा है एक बड़े से पॉन्ड में, और ये वाटर हॉट है, 100 डिग्री सेल्सियस खौल रहा है पानी। तुम्हारे मन में आएगा ये पानी कहाँ से खौल रहा है, तो उसका भी साइंटिफिक अभी रीज़न समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे पानी खौलना कैसे शुरू किया तो ये बताएंगे। और ये जो पानी आया, अब इस पानी में कोई नहीं नहाएगा क्योंकि वो तो जल जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या की है ना, उस पानी से पानी को ड्रेन करके फिर छोटे छोटे कई पॉन्ड्स बनाए गए हैं जहां कोल्ड वाटर को उसके साथ मिला के वार्म वाटर कर दिया गया और अब लोग उसमें नहाते हैं। नहाते ही नहीं हैं, नहाने के बाद वहाँ पे बहुत से छोटे छोटे मंदिर है जहाँ लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। और वहाँ पे मान्यताएं क्या हैं कि जो लोग इसमें एक महीने 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक लोग गर्म पानी में नहाएंगे, जाड़े का मौसम रहता है, और मंदिरों में पूजा करेंगे, उनके सारे पापों से उनकी मुक्ति मिल जाएगी। उनको पाप नहीं होगा, जो भी वो पाप किए होंगे उनसे मुक्ति मिल जाएगी और वो फ्री ऑफ पाप हो जाएंगे। तो होता ये है कि पूरे आसपास के गांवों के हजारों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बल्कि वहाँ पे लोग छोटे छोटे कॉटेज बना के किराए पे लगा देते हैं। ऐसे छोटा छोटा लोग कॉटेज बना देते हैं, एक महीने के लिए ये छोटे छोटे कॉटेज को लोग किराए पे लगा देते हैं। गांव के लोग इसमें रहने लगते हैं, अपना छोटा छोटा चूल्हा वगैरह, गैस स्टोव वगैरह लेके चले जाते हैं। अब देखो कंसेप्शन क्या है, आज भी जब किसी को स्किन डिजीज होता है गांव में तो लोग कहते हैं ये तुम्हारे पाप का फल है। क्या कहते हैं लोग, तुम्हारे पाप का फल स्किन डिजीज होता है। तो और जब स्किन डिजीज होता है तो जो भी ऑइंटमेंट यूज करते हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सल्फर का कंटेंट है। सल्फर का कंटेंट लगाने से ये स्किन के डिजीज ठीक हो जाते हैं। इसमें दवाई में सल्फर का कंटेंट पाया जाता होगा, तुम भी निकाल के देखना। अब आ जाओ, ये जो पूरी पहाड़ी है ना, इस पूरे पहाड़ के पत्थर में सल्फर का कंटेंट पाया जाता है। और जब इस सल्फर के कंटेंट से वाटर रिश्ता है कहीं भी तो सल्फर उसमें डिसॉल्व होने लगता है। सल्फर जैसे ही पानी में मिलेगा पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। इसको तुम अपने घर में भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बकेट में पानी ले लो, बाजार से सल्फर लेके आ जाओ और इतना सारा सल्फर को लेके ऐसे करके पानी में डाल दो, तुरंत पानी तुमको बॉयल करता हुआ नजर आएगा। दिस इज द साइंटिफिक रीजन ऑफ किसका, हॉट डेजर्ट, हॉट नहीं, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग जहाँ पानी गर्म निकल रहा है ना नीचे से,
वो गर्म पानी के पीछे रीज़न क्या होता होगा, वहाँ पे वाटर में सल्फर का कंटेंट होगा, और जब वाटर में सल्फर का कंटेंट होगा ये पानी बॉइलिंग हो जाएगा, सल्फर का कंटेंट होगा। तो गांव के लोग जब आते हैं ना, इनको जब स्किन डिजीज़ होता है, ये यहाँ पे 1 महीने रहते हैं, जाके नहाते हैं, चूँकि सल्फर कंटेनिंग वाटर से नहाते हैं इसीलिए धीरे धीरे उनका स्किन डिजीज़ ठीक हो जाता है। 1 महीने के अंदर ही उनके पूरे जो भी छोटा छोटा घाव वाव होता होगा ठीक हो जाता है। और ये मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं कि देखिए आपका पाप का फल, स्किन डिजीज़ को लोग पाप का फल मानते थे और ये ठीक हो गया, मतलब नहाने से मुक्ति मिल गई। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सल्फर कंटेंट। तो एक साइंटिफिक बात तुमको समझ में आ गई अबाउट हॉट स्प्रिंग, सॉल्टी लेक्स। बहुत से ऐसे लेक्स होते हैं क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, ये भी सॉल्टी होता है, और उससे कनेक्टेड जो भी लेक्स होंगे वहाँ भी पानी सॉल्टी पाया जाएगा। यहाँ भी बहुत से प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। तो अब तुम बोलोगे सर हॉट स्प्रिंग में कौन सा एनिमल पाया जाएगा या कौन सा प्लांट पाया जाएगा, यहाँ तो पानी आप बताए गर्म है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन तुम्हारे नीट का है, और यहाँ पे हम लिखते हैं इस वाटर में जो गर्म पानी दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे हॉट वाटर में थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, है ना। थर्म मतलब क्या होता है, तो एक देखो याद करो तुम लोग, थर्मोकूल हम लोग पहनते हैं जाड़े में, थर्मोकूल तो कहते हैं ना कि ये पहन लिए हम लोग, गंजी पहन लिए और ये पहन लिए, तो थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, इसीलिए मेजरमेंट करते हैं हम लोग थर्मोमीटर। तो यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है, चूंकि वो टेम्परेचर गर्मी में भी, जाड़े में बॉइलिंग वाटर को भी प्यार करता है, उसमें जिंदा रह जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया थर्मोफिलस। थर्मो मतलब टेम्परेचर और फिलस शब्द का मतलब होता है लविंग। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखते हैं उस बैक्टीरिया का, थर्मोफिलस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। थर्मोफिलस बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा, तो हम लोग बताएंगे दे आर प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग। क्यों पाया गया, तो बैक्टीरिया है थर्मोफिलस, 2 शब्द से बना है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे नॉर्मली बैक्टीरिया मर जाता है। हम लोग स्टरलाइजेशन करने के लिए चीज़ों को, दूध को, पानी को गर्म कर देते हैं, बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन ये बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं मरता है। कौन बैक्टीरिया, थर्मोफिलस एक्वेटिकस, चूँकि पानी में रहता है एक्वेटिकस बोला जाता है। एक्वा मतलब वाटर होता है, थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है, फिलस मतलब लविंग होता है। ये गर्म पानी में लविंग है, इसमें रहता है, ग्रो करता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा जाएगा, थर्मोफिलस बैक्टीरिया। मतलब ये जो डिफरेंट सिचुएशन बता रहे थे, कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है, लैंड एरिया है, मैराइन वाटर है, समुद्री पानी है, सॉल्टेड वाटर है, सभी के सभी स्थान पे, सभी के सभी जगहों पे क्या पाया जाएगा, एट ऑल प्लेसेस हम कह सकते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देयर इज अ वेरिएशन, बहुत बड़ा सा वेरिएशन है। तो ये जो रहने की जगह है ना, हैबिटाट, इसमें बहुत वेरिएशन है, काफ़ी हम लोग कह सकते हैं नंबर में वेरिएशंस पाया जाता है। तो ये एक पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे ये जो पहला लाइन था, इस लाइन से कुछ हम लोगों को नई बात का शायद पहली बार इंफॉर्मेशन तुम्हें मिला। अब आ जाओ, सरप्राइजिंग थिंग्स क्या हमको मिलता होगा। पूरे जब हम लोग नेचर को देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें सरप्राइज करती हैं। जरा तुम कभी सोचे हो, एक फूल है और आज बर्ड था कल खिल गया। जरा सोचो तो, कोई इसको खींचा, कोई इसको खोला, नहीं। इसका मतलब तुम्हें सरप्राइज, चूँकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं तो शायद सरप्राइज ना करें, लेकिन जो इंसान पहली बार फूल को देखा होगा, सोचो फूल को पहली बार कोई एट द एज ऑफ 16 देख रहा है, और आज देखा बर्ड, कल गया तो देख गया खिला हुआ फूल, खिला हुआ, और परसों उसको सूंघा तो उससे उसको खुशबू आने लगी, केवड़े का फूल था, गंधराज का फूल था। तो उसके लिए पहली बार सरप्राइजिंग होगा कि नहीं होगा। हम लोगों को सरप्राइजिंग इसलिए नहीं लग रहा कि हमारी आदत हो गई, ये जान गए फूल तो खिलेगा ही खिलेगा, कुछ फूलों में सुगंध आएगा ही आएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जो लोग इसको देखे होंगे, क्या वो ये उन्हें सरप्राइज नहीं किया होगा, सरप्राइज किया होगा। जब तुम पहली बार एरोप्लेन के बारे में सोचे होगे तो तुम सरप्राइज किए होगे, अरे ये ऊपर कैसे उड़ रहा है। तो सरप्राइजिंग चीजें नेचर में भरी हुई थी। जैसे गैलोपिंग हॉर्स, एक वर्ड था गैलोपिंग हॉर्स, ये एनसीईआरटी का वर्ड्स है। ये जितने वर्ड्स है ना, हम लोग एनसीईआरटी से लिए हैं। गैलोपिंग हॉर्स, जरा देखो तो, गैलोपिंग हॉर्स, घोड़ा, घोड़े के पीठ पे जब हम बैठते हैं, घोड़ा मूव करता है
तो इस तरह से घोड़े का पीठ का मूवमेंट होता है और आवाज़ आती है टपक 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 टपक। ये जो घोड़ा टपक टपक ऐसे कर रहा है, इसके पीठ में देखो ऐसे मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए बैठने वाला जो बैठा हुआ वो उसकी रस्सी को जोर से पकड़ा हुआ इस तरह से वो उसके ऊपर उछलता रहता, सेट करता रहता। इस फेनोमेनन को गैलोपिंग हॉर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बच्चों? गैलोपिंग हॉर्स कहा जाता है। देखो बहुत एक एक लाइन एनसीईआरटी का डिस्कशन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से तुम्हारे मेडिकल में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये गैलोपिंग हॉर्स कहलाता है। बर्ड्स चर्पिंग, बहुत सी चिड़ियों की तुमको आवाज़ आती रहती है, सुबह सुबह निकलते होंगे, बहुत तरह तरह की चिड़ियों की चहचहाट आती होगी, तो ये भी तुम्हारे लिए अम्यूजिंग लगता होगा। कोयल की आवाज़ सुन के तो तुमको मधुर संगीत सुनाई देता होगा और बड़ा प्यारा लगता होगा। इस तरह से डिफरेंट चिड़ियों की आवाज़ आती होगी। फ्लावर ब्लूमिंग, फूल के खिलते ही तुमको सरप्राइजिंग लगता होगा। हनी बी डांसिंग, अरे देखो देखो मज़ेदार बात आ गई, हनी बी डांसिंग। यहाँ फिर तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव बात आ गई, तुम्हारे लिए फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव बात आ गई। अब हम आ गए हनी बी पे। हम रुकते हैं, एक एक पॉइंट पे रुकते हैं जहाँ पे लगता है आपको कुछ बताना है, रुकेंगे और बताएंगे। समय की कोई परवाह नहीं है। क्यों? समय की अभी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल। एक बार पहले स्टडी में आपको जो वक्त लगेगा, दूसरे बार आप बहुत फास्ट मेरा वीडियो करके देखेंगे। रिवीजन जब आपको करना होगा आप उसको डबल फास्ट कर देंगे, ट्रिपल फास्ट कर देंगे, तेजी से रिवीजन करेंगे। मतलब 40 मिनट्स के पूरे रिकॉर्डिंग को आप 13 मिनट्स में देख पाएंगे। पहली बार समझना है अच्छे से। अब आ जाओ हनी बी के बारे में, हम थोड़ा घेर दिए और जरा हनी बी के बारे में बताते हैं। हनी बी 3 तरह की होती है, मधुमक्खी 3 तरह की होती है। एक होती है फीमेल, एक होती है फीमेल क्वीन और एक होती है फीमेल वर्कर। तो फीमेल 2 तरह की हो गई। क्या क्या नाम लिखे? हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अभी ये जो अभी जगह है इसको फिर से यूज़ करेंगे। एक काम यूज़ कर चुके थे, फिर अभी दूसरी बार इसको यूज़ करेंगे। फीमेल के बारे में बता रहे हैं। देखो फीमेल का सिंबल है, गोल करके नीचे प्लस का साइन दे दें। दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल, ये फीमेल का सिंबल है। बायोलॉजी में मेल और फीमेल को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं हम लोग। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को आप लोगों को याद रखना है ना? कैसे इसको दिखाते हैं? तो फीमेल को हम लोग कैसे दिखाते हैं बता चुके। फीमेल को हम लोग गोल करके नीचे प्लस का साइन दे देते हैं, ये फीमेल हो जाता है। अब देखो इसके बारे में हम लोग 2-3 अच्छे से पॉइंट बताना शुरू कर रहे हैं। पहला, ये जो फीमेल मक्खी दिखा रहे हैं ना, फीमेल हनी बी, ये एक हो सकती है क्वीन और एक होती है वर्कर। हम लोग दोनों नाम लिखे है ना, वर्कर। क्वीन का काम सिर्फ एक ही होता है, क्वीन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, एग ले करती है जिनसे बच्चे हो जाते हैं, और क्वीन घर से नहीं निकलती है। दूसरी कौन हो गई? वह दोनों ही फीमेल है। क्वीन पूरे कॉम में एक होती है। मधुमक्खी का जहाँ छत्ता होता है ना, जिसको हम लोग छाता कहते हैं, वहाँ पे एक ही होती है। और जितनी मक्खियाँ बाहर मधुमक्खी तुमको फूल के आसपास घूमती दिखाई देती है ना, दे ऑल आर वर्कर मधुमक्खी, वर्कर हनी बी। फीमेल जो होती है 90% से ऊपर फीमेल जो होंगी वो सारी की सारी वर्कर होंगी। एक मक्खी उनमें से फीमेल क्वीन होंगी और जो बाकी होंगे ना वो मेल होंगे। मेल का काम है ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो क्वीन चूंकि एक होती है, वर्कर फीमेल होने के बावजूद भी ये पार्टिसिपेट नहीं करती है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब तीनों का काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मेल आर मेंट फॉर रिप्रोडक्शन विथ फीमेल, ओनली क्वीन विल एंटरटेन मेल। वर्कर बी का काम हो गया टू मूव एंड ब्रिंग नेक्टर फॉर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द क्वीन। क्वीन जो बच्चे दी ना, मतलब पहले अंडे दी, अंडे से फिर बच्चे हुए, उन बच्चों के लिए शहद, पहले शहद वो नहीं लाता ही है। तो क्वीन का काम समझ में आ गया। वर्कर का जरा काम समझ लो। वर्कर गई, इनमें से जैसे ही कोई फ्लावर मिला, ये फ्लावर मिला, मधुमक्खी एक घूम रही थी, ये मधुमक्खी है, मान लो ये मधुमक्खी है, ये घूम रही थी। जैसे ही इसको दिखा कि यस देयर इज अ फ्लावर और इस फ्लावर में मीठा नेक्टर है, ये तुरंत
उस फूल के ऊपर जोर से बड़ा सा डांस करने लगी और इस डांस को 8 टाइप डांस कहते हैं। ऐसे करके आवाज कर, और आवाज भी करती है। वहां पे जब उधर से गुजरोगे तो मक्खी की एक आवाज आएगी हुन, और ये एक मक्खी तुमको उस फ्लावर के ऊपर 8 टाइप का डांस करती हुई नजर आती है। ये देखो तुम्हारे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसा डांस करती है? इंग्लिश लेटर के 8 की तरह ये डांस कर रही होती है। पहली बात हम लोग जान गए, ये मक्खी के डांस से बाकी की मधुमक्खियां, फीमेल को ये मालूम हो जाता है कि एक मक्खी यहां पे डांस कर रही है ना, मतलब वहां पे एक फ्लावर है। अब सभी मक्खियां उसी ओर जाती हैं। चूंकि ये फूल को खोज रही थी, इसीलिए इस मक्खी को स्काउट, क्या बोला गया? स्काउट एंड गाइड तुम लोग सुने होंगे, है ना। स्काउट ये हनी बी थी, ये खोजने का काम कर रही थी, स्काउट कर रही थी, ढूंढ रही थी। ढूंढने के बाद वो किस पैटर्न का डांस की? ये देखो 3-4 यहाँ पे तुम्हारे नीट के क्वेश्चन हो गए। एक स्काउट बी के बारे में बोलते हैं, हनी बी के बारे में, दूसरा डांस का टाइप पूछता है 8 टाइप। और ये किस बात का इंडिकेशन है? द फ्लावर कंटेन नेक्टर। सभी फूल में नेक्टर नहीं पाया जाता। तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये आप नेक्टर नेक्टर क्या कर रहे हैं, ये तो हनी होता है। तो यहाँ पे हम भी लिख दिए, सर आपका प्रश्न लिख दिए। आपका प्रश्न क्या था? सर आप नेक्टर नेक्टर कह रहे हैं, हम लोग तो हनी जानते हैं। आप बिल्कुल सही जानते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस हमें बताना है। आपको जानना चाहिए कि नेक्टर क्या होता है और हनी क्या होता है। तो पहले यहाँ पे तीनों मक्खियों के बारे में जान गए। हनी बी इज ऑफ 3 टाइप, मेल, फीमेल में भी क्वीन, फीमेल में भी वर्कर। फिर हम लोग बताए एक मक्खी गई और ढूंढना शुरू की। जैसे ही उसको मधुमक्खी को क्या मिला? नेक्टर मिला। वहां पे वो 8 टाइप का डांस करने लगी। इसको स्काउट मक्खी कहने लगे। डांस का टाइप बोला गया, 8 टाइप ऑफ डांस कर रही थी। तीसरी बात, इसको देखते ही बाकी की फीमेल मक्खी वर्कर आ गई और यहां से नेक्टर लेके गई। नेक्टर क्या था? फ्लावर के नीचे बेस पे एक ग्लैंड होता है जिसमें कुछ सुगरी सब्सटेंस पाए जाते हैं, इसको नेक्टर कहा जाता है। ये जो सुगरी सब्सटेंस होता है, मीठा सा सब्सटेंस होता है, इसको नेक्टर कहते हैं। तुम्हारे घर के आसपास एक फ्लावर होगा माधवी लता का, हम अभी खिला हुआ नहीं है, नहीं तो हम किसी क्लास में आपको दिखाएंगे जरूर। माधवी लता के फूल को तोड़ो और पीछे से ऐसे करके खींचो, तुम्हारे मुंह में थोड़ा सा मीठा रस आ जाएगा। ये नेक्टर था। ये क्या था? नेक्टर था। तो नेक्टर आ गया तुम्हारे मुंह में। ये जो नेक्टर आया बेसिकली ये सुगरी सब्सटेंस था जो मधुमक्खी के मुंह में आया। मुंह में आते ही अब उसके मुंह में सलाइवा उसमें मिक्स होने लगा, और वो जब तक अपने कॉम में आई वो उसके एलिमेंट्री कैनाल में चला गया। एलिमेंट्री कैनाल में भी सलाइवा मिक्स होना शुरू हो गया। घर पे जब वो आई, अपने कॉम में जब आई, तो उस हनी को वो नेक्टर जब उसके साथ साथ बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम मिल गए, तब उसको हनी कहने लगे। और ये आके रीवोमिट कर दी। ये क्या की? वोमिट कर दी। ये जो उसका नेक्टर था, अब उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिल गया और अब इसी को हनी कहते हैं। तो नेक्टर में और हनी में आपको अंतर मालूम हो गया। ये भी आपको पहली बार मालूम हुआ होगा, है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेक्टर एंड हनी। नेक्टर इज ए sugary substance present in flower. Honey is a chemical substance which is produced by a honey bee and इट कंटेन सो मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम। मधुमक्खी के बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें मिले हुए थे। हमारे लिए दीज आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिसिनल वैल्यू का सब्सटेंस है, इसीलिए बहुत सी दवाइयों के इंग्रेडिएंट के रूप में हनी मिलता है। हमको पता होगा मधु हम लोग खाते हैं, डाबर का मधु ले लेते हैं या और भी कंपनी का लेते हैं, बहुत से दवाइयों में देखना मधु मिला होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो देखो, तो जरा हनी बी के बारे में हम लोग इसके डांस से रिलेटेड हम लोग बात जान गए और हम लोग हनी और नेक्टर के बीच का डिफरेंस भी जान गए। उसी तरह से बोले ये सब चीज़ें हनी बी जब डांस कर रही थी ये भी हमें सरप्राइजिंग लगता था। शार्क प्रीडेटिंग, शार्क मछली पानी के नीचे से अचानक किसी मछली को, बड़े मछली को पकड़ ली और इनगल्फ कर ली, खा ली। तो प्रीडेटिंग, शिकार कर रही थी। तुम जब समुद्र में घूमने के लिए जाओगे तो तुम्हें कहीं पे व्हेल, कहीं पे शार्क दिखाया जाता है, तो यहाँ पे देखना, तो प्रीडेटिंग अगर दिखेगा तो तुमको बड़ा अच्छा और सरप्राइजिंग लगेगा। तो ये सारी चीज़ें नेचर में मिलने वाली बहुत ही सरप्राइजिंग होती हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे देखें,
अब हम लोग आते हैं शार्प, ये हम लोग जान गए। रिलेशनशिप में देखो, अब इंडिविजुअल के बारे में बताते हैं, फिर यहां पे कुछ नई बात। रिलेशनशिप, जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया तो कई तरह के रिलेशनशिप का डेवलपमेंट हो जाता है। इंडिविजुअल के ग्रुप को ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई एक इंडिविजुअल, उसके नंबर को पॉपुलेशन कह दिए। यहाँ पे हमारा वर्ड आएगा, हम लिख के रखे हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, कम्युनिटी क्या होगा और लिविंग क्या होगा। तो रिलेशनशिप भी होगा, कॉपरेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और नर्सिंग होगा। नर्सिंग यहीं पे लिखे हम लोग, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। इन चीज़ों को पहले समझेंगे क्योंकि ये पहले से एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में इन सारे वर्ड्स का मिश्रण है। ये कई वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास आ गया, कौन सा वर्ड शुरू करते हैं हम लोग? शुरू करते हैं एक इंडिविजुअल की बात। ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। बिल्ली एक ऑर्गेनिज्म है, चूहा भी एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन बैक्टीरिया बहुत छोटा है तो शब्द का प्रयोग कर दिया माइक्रो और कह दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो छोटे चीज़ों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े को सिर्फ ऑर्गेनिज्म कह दिए। और ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को, किसी एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को उसका पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे चूहे 10, 15, 20 तुमको कहीं दिख जाएं तो दीज आर पॉपुलेशन ऑफ माइस। बहुत सी बिल्लियां दिख जाएं, दीज आर पॉपुलेशन ऑफ कैट्स। बहुत से लोग बैठे हुए दिख जाएं, दीज आर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब आप एक होटल में गए और एक पार्टी में गए, क्या देखे? एक होटल में गए और आप एक टेबल के चारों तरफ जितने आप लोग दोस्त थे बैठ गए और आप तभी ऑर्डर दिए किसी चीज़ का, मान लीजिए पनीर टिक्का का आप ऑर्डर दे दिए। तो अभी आप पनीर टिक्का का ऑर्डर दिए, तभी क्या हुआ? तभी थोड़ी देर में दूसरे कुर्सी और टेबल पे एक चूहे का फैमिली पहुंच गई, चूहे माइस की फैमिली पहुंची और आने के बाद वो भी उस होटल वाले को ब्रेड का ऑर्डर दी कि भैया ब्रेड लेके ले आओ। तीसरे ही समय कुछ ही देर के बाद एक चौथे टेबल पे 10-15 बिल्लियां आ गई और जाके ऑर्डर दे दी, दूध रोटी लेके आओ, दूध रोटी लेके आओ। और तभी महेश सर पहुंच गए। महेश सर क्या देख रहे थे? एक कुर्सी पे बहुत सी चूहे बैठे हुए हैं और टेबल पे उनके लिए रोटी आ रही थी, ब्रेड आ रहा था। दूसरी कुर्सियों पे बहुत सी बिल्लियां बैठी हुई थी और उस पे क्या आया जा रहा था? दूध रोटी सर्व किया जा रहा था। तीसरी कुर्सी पे तुम लोग कई दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, कई बच्चे तुम लोग बैठे पढ़ाई की बात कर रहे थे। महेश सर जब पहुंचे उनको कम्युनिटी दिखने लगा। क्या दिखने लगा? डिफरेंट पॉपुलेशन एट वन प्लेस। अलग अलग चीज़ों का पॉपुलेशन जब एक जगह पे दिखे इसको कम्युनिटी कहते हैं और एक इंडिविजुअल के ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। तो जहां भी पॉपुलेशन होगा और जहां भी कम्युनिटी होगी, ध्यान से समझना, जहां भी पॉपुलेशन होगा तो वहां दो बातें हो सकती हैं, या तो कोऑपरेशन हो सकता है और कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना, मदद करना, और कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई करना। जैसे 15-20 डॉग कहीं पे बैठे हों और तुम एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा फेंक दो, क्या होगा? जो सबसे मोटा ताजा डॉग होगा सबको डरा के वो ब्रेड खा जाएगा। अभी यहाँ पे जो तुमको लड़ाई दिखेगी ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। लेकिन 20 डॉग हैं और तुम बहुत से ब्रेड ले आए और चारों तरफ सबको दे दिए, सब इतना खाया कि खाने के बाद भी बचा रह गया। अब ये लोग मिलजुल के खा रहा होगा, ये अब आपस में लड़ाई नहीं कर रहा होगा। दिस इज कोऑपरेशन। तो कहीं पे पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल का ग्रुप है तो उसका एक कैरेक्टर होता है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, है ना। तो ये रिलेशनशिप का पार्ट हो जाता है। जब भी कहीं पॉपुलेशन होगा वहाँ पे कोऑपरेशन भी हो सकता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, वहाँ पे नर्सिंग भी हो सकती है। एक दूसरे के लिए लोग मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, नर्सिंग भी हो सकती है। और पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग हम लोग किसको कहते हैं? तो कहते हैं जैसे ही हम लिविंग बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ें स्ट्राइक कर रही होती हैं। जैसे तुमको लगता होगा ऐसी चीज़ों को लिविंग बोलेंगे जिनमें ग्रोथ हो रहा है। दूसरे के मन में आएगा ऐसी चीज़ों को लिविंग बोलेंगे जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। तुम्हारे तीसरे दोस्त के दिमाग में आएगा हम ऐसी चीज़ों को लिविंग बोलेंगे जो इन्वायरमेंट के कंडीशन को सेंस करेंगे और अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट भी करेंगे।
किसी और के दिमाग में आएगा कि नहीं, हम मेटाबॉलिज्म की बात बोलेंगे। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा हो, ये खाना बना रहा है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये खाना बना रहा है, और रेस्पिरेशन भी हो रहा है, इस खाने का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस का होना, रेस्पिरेशन का होना, फूड का ब्रेकडाउन होना, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। उसी तरह से सेल्फ रेप्लिकेशन, किसी तीसरे बच्चे के दिमाग में आया, एक इंडिविजुअल 2 में रेप्लिकेट कर गया, ग्रो कर गया, बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया 2 में रेप्लिकेट कर गया, 2 बैक्टीरिया 4 में रेप्लिकेट कर गया, ये सारे के सारे दिमाग में बातें आने लगेंगी। ये जो जितनी बातें आ रही थी, सभी के दिमाग में ये सब एक कैरेक्टर आ रहा था। और किस चीज़ का कैरेक्टर आ रहा था? ये लिविंग का कैरेक्टर आ रहा था आपके दिमाग में। तो अब हम लोग लिविंग के कैरेक्टर को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी में जैसे ही आप स्टार्ट किए, एक बहुत सुंदर से, है ना, और ये हम लोग देख रहे हैं, एक साइंटिस्ट हैं, देखो ये साइंटिस्ट का नाम है अर्स्ट मेयर। अर्स्ट मेयर अगर हमको देख लेते ना तो बहुत हमसे लड़ाई हो जाती। क्यों? ये बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन हम जो बनाए हैं ये फोटोग्राफ अर्स्ट मेयर का, इसमें ये हम चाह तो रहे थे इनको बहुत सुंदर बनाना, लेकिन मेरे पास कलाकारी थी ही नहीं, तो हम जैसा बना पाए बना दिए। और हम चाह रहे थे कि ये ऐसे ट्रायंगल दिखाएंगे कि एक ही कान दिखे, लेकिन ऐसा बन नहीं पाया, इसलिए दोनों कान इनका दिखा देते हैं, है ना। तो ये है अर्स्ट मेयर। इसके डायग्राम को अब एनसीईआरटी में मेरे पढ़ाने का मतलब तुम्हें समझ में आएगा। क्या एनसीईआरटी में मिलने वाले फोटोग्राफ का महत्व है? तो बोलेंगे यस, फॉर नीट एग्जामिनेशन। देखो नीट में जो साइंटिस्ट का फोटोग्राफ दिया हुआ है ना, उनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के जो डायग्राम होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो पहला डायग्राम हमारा बना हुआ वो है अर्स्ट मेयर साइंटिस्ट का नाम। इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो क्वेश्चन में आ सकते हैं उसको भी हम लोग समझाएंगे। सबसे पहले इनके हम लोग डेट ऑफ बर्थ को, नॉर्मली ये पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तुम्हारी जानकारी के लिए मेंशन कर दिए हैं, है ना, तुम्हारी जानकारी के लिए इसको हम लोग मेंशन कर दिए हैं। इसमें हम लोग क्या मेंशन किया, जरा ध्यान से देखना। बॉर्न ऑन 5 जुलाई, इनका जन्म कब हुआ है? 5 जुलाई को 1904 में, और शहर का नाम लिखे इन कैम्पटन टाउन, जर्मनी। जर्मनी के जिस शहर में इनका जन्म हुआ ये लिखे, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी के डार्विन की उपाधि दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पे तुम्हारे आ सकता है, पूछ सकता है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इनमें से कौन से साइंटिस्ट को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी की उपाधि दी गई? तुम्हारे पास कई नाम आएगा, दे देगा अर्स्ट मेयर, दे देगा लेवेनहॉक, ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट का नाम दे देगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तुमको याद रखना होगा। तो इसमें अर्स्ट मेयर के बारे में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, पहले उनको हम लोग देखते हैं। ही इज अवॉर्डेड एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे और पहला नंबर दे देंगे। अर्स्ट मेयर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि आज भी अगर 100 देश के पूरे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का लिस्ट निकाला जाता है, उनमें इनका भी नाम आता है। तो ही इज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट, है ना, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। आज तक के समय में 100 साइंटिस्टों की सूची अगर निकाल लें तो उनमें एक इनका भी स्थान होगा। और ही गॉट द टाइटल, ये एक लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, और उस समय हमारे यहाँ जैसे हम लोग लेक्चरर बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, रीडर बोलते हैं, एक उपाधि होती है ना, उसी तरह से ये इनको भी उपाधि दी गई थी, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, है ना। ये तुमको सेंटेंस याद रखना, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। तो 5-10 बार इसको रिपीट करो मेरे साथ साथ, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। फिर बोलो अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। फिर बोलो अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। इसको बार बार बोलना है, बार बार बोलना है।
घर में मूव कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो बात कर रहे हैं, है ना। इन चीज़ों को जैसे जब पढ़ते हैं ना उसके बाद भी सोचना शुरू करो कि आज अभी अभी क्या क्या पढ़े हमने, अपने वीडियो ट्यूब पे क्या क्या देखा, वो सबको रिकॉल करेंगे, घर में बात करेंगे, नाश्ता कर रहे हैं मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, भैया से बात कर रहे हैं, ये सब बात बताते जाएंगे कि अभी ये देखे, उनको ये कहा गया। अब ये बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर थे, ये बहुत रिसर्च का काम किए। कितना काम किए जरा देखते हैं। हिज रिसर्च, इनका जो रिसर्च था, सबसे पहले ये ऑर्निथोलॉजिस्ट, चिड़िया पे काम किए। जो भी साइंटिस्ट बर्ड्स पे काम करते हैं, बर्ड्स के नेचर को स्टडी करते हैं, बर्ड्स के बारे में उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। और बर्ड के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, जो उन पे काम करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इनका जो रिसर्च था, हम लोग पहली बात बताएंगे ये बर्ड्स पे। अब ये कैमरा लेके महीनों कई महीने तक जंगल में किसी खास चिड़िया को फोकस करके, वो अंडा कैसे देती है, वो बाहर कैसे निकलती है, वो कैसे खाना लाती है, कई महीने तक वो एक एक चिड़िया पे काम किए। बहुत इनके साथ मज़ेदार बात हुई, ये लाइफ में बहुत चीज़ों को एंजॉय किए, अपने काम को बहुत एंजॉय किए। एंड ही वॉज ए ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट। पूरा इनकी जब आप जीवनी देखेंगे और इनके रिकॉर्डेड जब चीज़ों को देखेंगे ना, तो ये कैमरे में उन चीज़ों को रिकॉर्ड किए जिस जंगल में हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, वहाँ ये महीनों अपना खाने वाने का बैग लेके, सामान लेके महीनों ये वर्कआउट करते थे और बहुत अच्छे ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे। दूसरी तरफ ये टैक्सोनॉमिस्ट भी थे। टैक्सोनॉमी हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये प्लांट्स जब इनको कोई नया मिलता था, कोई एनिमल को ढूंढते थे, तो ये इसका क्लासिफिकेशन करते थे। ये इसके बारे में बताते थे कि ये किस प्लांट है या एनिमल है, किस फैमिली का होगा, इनमें कौन से कैरेक्टर पाए जाएंगे, तो इसको क्लासिफिकेशन किया जाता था। इसीलिए ही वॉज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिस्ट। उसके अलावा ये प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टडी कर रहे थे। जियोग्राफी, कौन सा एनिमल किस लैंड एरिया में पाया जाता है, इस पे भी इनका रिसर्च था। तो एनिमल्स का जू हो गया, जियो मतलब अर्थ हो गया, तो मिट्टी में, प्लानेट में कहाँ पे कौन सा एनिमल्स पाया जाता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी पे भी इनका रिसर्च था, स्टडी थी। इसलिए ही वॉज ऑल्सो ए जू जियोग्राफिस्ट। और इवोल्यूशन पे तो इनका काम था ही था, तभी तो इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी की उपाधि दी गई थी, क्योंकि डार्विन भी इवोल्यूशन पे काम किए थे। चार्ल्स डार्विन भी इवोल्यूशन पे काम किए थे, इसीलिए इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी की उपाधि दी गई थी। और सिस्टमेटिक्स कहते हैं जब इवोल्यूशन को हम लोग, है ना, जब हम लोग क्लासिफिकेशन को इवोल्यूशन के साथ जोड़ के बताते हैं तो हम लोग इसको सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो इतने सारे चीज़ों पे ये काम करने वाले साइंटिस्ट थे। ही मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना। अब देखो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन, हम लोग इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी थी, जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज मिलते हैं, इसका ओरिजिन किस स्पीसीज से हुआ, जैसे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, तो कैसे हुआ उसके बारे में भी बताए। तो तुम जरा सोचो तो, एक आदमी कितने डाइवर्स फॉर्म में, कितनी अच्छे से, कितने मतलब कंपाइल होके ये वर्कआउट कर रहे थे। हम लोग तो एक काम हम लोगों को मिला हुआ है, पढ़ना और पढ़ाना, तो हम लोगों को भारी लगता है ओह आज जरा छूट जाता क्लास, तब मज़ा आ जाता। नहीं, आज नहीं पढ़ते, जरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। तो हम लोग को तो एक काम है, पापा मम्मी नाश्ता खाना ला के टेबल पर दे देती हैं, और पापा तुम्हारे पढ़ाई के लिए सारा खर्च करते हैं, तुम्हारा एक काम पढ़ाई करना, फिर भी बहुतों को भारी लगता होगा। हम लोगों का एक ही काम है पढ़ाना, तो हम लोगों को कभी कभी लगता अच्छा संडे क्यों नहीं मना लें। तो बेटा ऐसा है ना कि कोशिश करना है, लाइफ एंड टाइम इज़ प्रीशियस, है ना, बहुत बहुमूल्य है। हर दिन के रात में ज़रूर सोचना सोते वक्त कि क्या आज हमने दिन भर का समय जो था, क्या इसका सही उपयोग किया। जिस दिन तुम ये सोचने लगोगे, उसी दिन तुम कंसस हो जाओगे। हर दिन तुम्हारा यूज़ होना चाहिए, हर वक्त तुम्हारा अच्छे से यूज़ होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटरटेन नहीं करो, आप खेलो नहीं, आप सब काम करो, लेकिन उसमें जो आपके लिए जो काम बना है, आपकी जो प्रायोरिटी, जैसे पापा का काम है जॉब करना, तो पापा जॉब में जा रहे हैं। मम्मी का काम है खाना बनाना, तो वो मम्मी खाना बना रही हैं, अगर घर में खाना बना रही है। मम्मी अगर कहीं वर्किंग भी करती हैं तो वर्किंग कर रही हैं।
अब तुम देखो, हर आदमी अगर अपने अपने काम को ईमानदारी से करता है तो यही सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है कि नहीं मिलना। एक कारपेंटर आता आपके घर पे, दिन भर काम करता, आप उसको शाम में पैसा देते हैं, तो वो अगर मन से काम करता है, अपने दिल से काम करता है, अच्छे से काम करता है, तो आपको भी खुशी होती है और उसको भी खुशी होती होगी। लेकिन अगर वो काम करते करते 50 बार ऐसे ऐसे करके अपना समय बर्बाद करता है तो आपको भी चिढ़ होती होगी, उसको भी रात में ग्लानि फील होती होगी कि हमने तो 1 घंटा सर के पैसा तो लिया, 1 घंटा सर का या 2 घंटा सर का बर्बाद भी किया। ये ग्लानि आपको नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा रात को असेसमेंट करें सोने समय कि क्या आज का वक्त आपने अपने इम्पॉर्टेंट काम में, जिसके लिए जो ईश्वर ने, जो गॉड ने, जो अल्लाह ने आपको बनाया है, अभी जो काम आपको दिया है, क्या आप वो किए? अगर आप किए तो यू आर ए गुड पर्सन, नहीं किए तो फिर दूसरे दिन उसको करेक्ट करना है। तो इनसे सीखने वाली बात थी। क्यों सीखने वाली बात थी अभी और भी बताएंगे। ही मेड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो जो डाइवर्स स्पीसीज होते हैं उनके बारे में बताया। यही नहीं, ये बायोलॉजिकल स्पीसीज का क्लासिफिकेशन भी, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी दिए। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज किसको कहे, किसको कहे स्पीसीज, जरा ध्यान से समझना है। ये स्पीसीज से रिलेटेड 2 बातों को बताए, कहे किनको स्पीसीज कहेंगे। स्पीसीज ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे। ध्यान से सुनना, 2 बात ये स्पीसीज के लिए समझा है। क्या क्या बताए? स्पीसीज ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीडिंग करेंगे, मतलब जिनमें रिप्रोडक्शन होगा आपस में, ये दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे। स्पीसीज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही बताए थे। और दूसरी बात बताए, जितने भी स्पीसीज के समूह हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन स्पीसीज हैं, तो हमारे एंसेस्टर कोई एक होंगे, दे आर हैविंग ए कॉमन एंसेस्टर। जितने भी स्पीसीज होंगे उनके एंसेस्टर कैसे होंगे, दे विल हैव ए कॉमन एंसेस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर में डिस्कशन की गई। ये किनके बारे में, स्पीसीज के बारे में बता रहे थे। कौन बता रहे थे? ये अर्नस्ट मेयर बता रहे थे कि स्पीसीज क्या होगा, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत से इंडिविजुअल हैं लेकिन वो सभी एक ही स्पीसीज के हैं, मतलब है ये आपस में ही इंटरब्रीड करते होंगे। दूसरी तरफ इन सब के पूर्वज एक ही होंगे, एंसेस्टर एक ही होंगे। अगर ये दोनों कैरेक्टर को ये फुलफिल कर रहे हैं तब तो ये परफेक्टली कौन है, परफेक्टली ये स्पीसीज का डेफिनेशन है। तो ये हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं मेयर, अर्नस्ट मेयर 1904 में इनका जन्म हुआ और 2004 में इनका डेथ हुआ। कब डेथ हुआ इनका? 2004 में डेथ हुआ। एट 100 ईयर्स, 100 साल ये जिए और 100 साल में जिंदगी भर ये काम किए। पहले तो नौकरी किए, फिर रिसर्च किए और बहुत सी चीज़ों को काम किए और उसका इम्पैक्ट मिला। इनको इनके लाइफ टाइम में 3 बड़े बड़े अवार्ड मिले। एक का नाम था बेल्जन प्राइज, पहले का नाम था बेल्जन प्राइज। 1983 में इनको बेल्जन प्राइज मिला।